देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या चीज है पहले वो समझो। देखो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी जो लेयर्स होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स है, उनके बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, जैसे कोई भी मान लो फ्लूइड हो सकता है, पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, कोई और ऑयल वगैरह कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती है एक के ऊपर एक, जब वो स्लाइड करती है तो उनके बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है जब वो फ्लो हो रहा होगा तो इसकी जो लेयर्स है इनके बीच में ये जो विस्कस फोर्स लगेगा, उसकी वजह से लेयर्स के रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होगा। मतलब जो विस्कस फोर्स है उसका काम वही है जो फ्रिक्शन का काम होता है। फ्रिक्शन जैसे रिलेटिव मोशन को रोकता है, उसी तरीके से विस्कस फोर्स का काम भी क्या है, लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, जब फ्लूइड फ्लो होने की कोशिश करेगा तो उसके फ्लो को रोकना है, उसको रोकने का काम करेगा ये। तो ये जो प्रॉपर्टी फ्लूइड के अंदर होती है इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। किस वजह से ये डेवलप होती है, तो ये डेवलप होती है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स का एक टाइप होता है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, और जब भी फ्लूइड की एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहेगी तो दोनों जो लेयर्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, वो कोहेसिव फोर्स क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उनके बीच में रिलेटिव मोशन को रोकेगा वो, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो ये जो, अगर आपको रीजन पूछा जाए कि विस्कोसिटी का रीजन क्या है, तो रीजन है कोहेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो विस्कस फोर्स है इसके लिए आप याद रखो कि जो ऐसे लिक्विड होते हैं ना जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे ये जो शहद है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, तो जो ज्यादा डेंसिटी वाले फ्लूइड होते हैं, ज्यादा गाढ़े फ्लूइड होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और उसकी वजह से उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, उनके बीच में, उनकी लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगा। तो जैसे आप देखते हो कि पानी को फ्लो करना आसान होता है, जबकि शहद को अगर फ्लो करवाने की कोशिश करोगे तो वो गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स उसका ज्यादा होगा लेयर्स के बीच में, और इसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको रीजन पूछा जाए ना कि विस्कोसिटी का रीजन क्या है, तो रीजन क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये विस्कस फोर्स है, ये डेवलप होता है, और उसकी वजह से लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम हमने क्या रखा है, विस्कोसिटी रखा है। सिंपल है एकदम। ठीक है। अब मान लो कि दो लेयर्स एक के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक स्लाइड कर रही है, तो उनके बीच में कितना विस्कस फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अब तो पहले ये देखते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आएगा। पहली चीज जिसके ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा वो है कि जो लेयर्स एक के ऊपर एक स्लाइड कर रही है उनका सरफेस एरिया कितना है, कितना एरिया उनका एक दूसरे के कांटेक्ट में, क्योंकि जितना बड़ा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा, तो उसके स्लाइड होने का, एक लेयर के दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होने का पोजीशन ज्यादा होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, इसकी ये डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे दिखा रखी हैं, तो इन लेयर्स का सरफेस एरिया कितना है जो आपस में कांटेक्ट में है, उसके ऊपर ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा होगा सरफेस एरिया, तो विस्कस फोर्स भी उन लेयर्स के बीच में ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज जिसके ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम dv/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज होती है, तो जब कोई भी फ्लूइड है उसकी लेयर्स एक के ऊपर एक फ्लो हो रही होती है, मूव कर रही होती है, तो कोई भी दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो वो dx है, और उन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, एक के ऊपर एक लेयर जब स्लाइड करती है तो नीचे वाली जो लेयर है मान लो वो कम वेलोसिटी से मूव कर रही है और ऊपर वाली लेयर इससे ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है उसको हम dv मान लेते हैं। तो जो dv/dx आएगा, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा होता है तो उसकी दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस तो हमने मान लिया dv, और डिस्टेंस मान लिया उन लेयर्स के बीच में dx। तो ये जो रेशियो होगा ना dv/dx, इसी का नाम क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ बढ़ते हो तो उन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है और उनमें वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, तो वेलोसिटी के डिफरेंस को डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा।
तो जो विस्कस फोर्स लगता है लेयर्स के बीच में वो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इस वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है, अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कम वेलोसिटी से अगर मूव करना चाह रही है तो विस्कस फोर्स कम लगेगा, और अगर तेजी से मूव करना चाह रही है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। ये इसका मतलब है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखोगे तो ये बनेगा a dv बाई dx, और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट आएगा जिसको हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं। ये जो ईटा यहाँ पे आया है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, जो कि नेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। भी किस टाइप का फ्लूइड है उसके नेचर पर भी तो डिपेंड करेगा कि उनकी लेयर्स के बीच में कितना विस्कस फोर्स लगेगा। जैसे शहद का एग्जांपल दिया, पानी का एग्जांपल दिया, तो पानी की 2 लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है वो अलग लगता है, शहद की 2 लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स अलग लगेगा, क्योंकि दोनों लिक्विड्स के नेचर अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग कोहेसिव फोर्सेस भी अलग अलग लगेंगे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, जब भी हमको विस्कस फोर्स पूछा जाए ना तो ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी है एकदम। अब ये जो विस्कस फोर्स है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, या विस्कोसिटी होती है ना किसी भी फ्लूइड की, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज जिसके ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड करेगी वो है टेम्परेचर। अगर आप किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगेगा वो वीक हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स हो जाएगा वीक, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कोहेसिव फोर्स कम हो रहा है तो उससे जो विस्कोसिटी है या विस्कस फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो इससे विस्कस फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है? डिक्रीज होती है, या विस्कोसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। समझ में आया ये? दूसरा है प्रेशर के ऊपर। जैसे मान लो कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे स्लाइड कर रही है, अब आप उन दोनों को ऐसे कंप्रेस करो, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो उसके ऊपर, तो ऐसे चिपक के चलेंगे एक दूसरे के साथ, और चिपक के चलेंगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, अब ऊपर वाली लेयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, फिर उसको स्लाइड करवाने की कोशिश करो, तो वो जब स्लाइड होगी तो उसको ज्यादा जोर आएगा। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा उनके बीच में। इसका मतलब विस्कस फोर्स प्रेशर के बढ़ने के साथ में क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एक सिंपल सा आपको रिलेशन याद रखना है कि अगर आप फ्लूइड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उससे उसकी विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है डेंसिटी। हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि वाटर को तो इजीली फ्लो करवा सकते हो आप किसी भी पाइप के थ्रू, किसी भी जगह पे, जबकि शहद को फ्लो करवाएंगे तो वो इतना इजीली फ्लो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। रीजन? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिन फ्लूइड्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, उनकी लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगा, यानी कि विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, प्रेशर वाले केस में वाटर इस वाले लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वाटर के लिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना लेयर्स के बीच में तो उससे उसकी विस्कोसिटी घटती है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? वाटर के लिए क्या होगा? अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वाटर के ऊपर तो उससे जो विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स है वो घटेगा, जबकि बाकी जो फ्लूइड्स होते हैं ना उनके लिए तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने पे जो विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन वाटर के लिए एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बस ये एक ही एक्सेप्शन होता है। वाटर के लिए प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी हमेशा घटेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर पॉइसेलिस फॉर्मूला। पॉइसेली फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब किसी भी ट्यूब से कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है और उसकी फ्लो रेट बतानी होती है। फ्लो रेट मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड उसका ट्यूब से पास हो रहा है। मान लो आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके अंदर से पानी बह रहा है। अब पानी की फ्लो रेट क्या है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। पी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है जो दोनों एंड्स के बीच में रहेगा। ये जो ट्यूब है इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके दोनों एंड्स के बीच में कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो फ्लूइड फ्लो हो पाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है? वो है पी। ठीक है, जैसे इधर प्रेशर ज्यादा है इधर कम है तो पी का मतलब है P2 माइनस P1। ये पी का मतलब है। यहाँ पे आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब। ईटा का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो कोई भी अगर ट्यूब है उससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्लो रेट क्या होगी?
तो वो इतनी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके अकॉर्डिंग हम कितना वॉल्यूम फ्लूइड का पर सेकंड पास हो रहा है उस ट्यूब से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान से एक फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, ये डायरेक्टली हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट है स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जैसे मान लो कि ये कोई एक सॉलिड स्फेयर है, मान लो जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, ये कोई स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेयर है। अब इसको पानी में ऐसे डाल दो, तो पानी में जब ये मूव करेगा तो वाटर की जो लेयर्स होंगी, क्योंकि उनके बीच में से ये जा रहा होगा, तो वाटर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, पानी के अंदर उतना स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा जितना एयर के अंदर स्पीड से मूव कर रहा था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होगा, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान के हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा किधर लगेगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स होगा इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। वी मतलब इसकी वेलोसिटी है, मान लो ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो अच्छा ये जो वेलोसिटी अगर ये चेंज करोगे तो ये विस्कस फोर्स भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको आपने पानी में से छोड़ा और मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा इस फ्लूइड की वजह से होगा 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। ईटा का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, और वी का मतलब है उसकी वेलोसिटी। तो ये फोर्स उसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज और जानते हो कि फ्लूइड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना उसके ऊपर एक फोर्स और भी लगता है जिसको हम बाइंड फोर्स बोलते हैं, या फिर उसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। जब भी कोई पानी में चीज आप डालोगे ना तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स भी लगता है, जो कि वो जो सॉलिड है वो फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, उससे हम कैलकुलेट करते हैं ये। एक चीज और देख लो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखो आपको ऐसा लगेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है और विस्कस फोर्स है ये तो एक ही टाइप की चीज हो गई, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है वो समझो। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। जबकि अगर कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है और अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो और ये फोर्स की वजह से मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा पीछे की तरफ, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा होगा और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन प्रोड्यूस होगा, तो एन यहाँ पे एम के बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ म्यू इनटू एम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे v की कोई भी टर्म नहीं है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक, इसका कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन से। तो जब भी फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यहाँ पे मायने नहीं रखती है, जबकि विस्कस फोर्स जब भी आप कैलकुलेट करोगे, जब ये बॉडी इस फ्लूइड के अंदर मूव कर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर ये विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स मास पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के मास पे, देखो मास कितना है बॉडी का उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। जबकि विस्कस फोर्स देखो इसमें एम की कोई भी टर्म नहीं आ रही, तो विस्कस फोर्स मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं जी, डिपेंड नहीं करता। तो डिफरेंस क्या बताओगे? तो दो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं कि जो विस्कस फोर्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, जबकि फ्रिक्शन फोर्स मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये इनमें डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। आया समझ में? सिंपल, ठीक है जी। इसके बाद में आता है फिर टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या चीज है? देखो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। मान लो कि आपने एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर छोड़ दिया, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी पानी में, लेकिन एक लिमिट तक उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद में वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे जाता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी क्यों अचीव करता है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है वो समझो। मान लो कि कोई फ्लूइड है ना, ये कोई फ्लूइड भरा हुआ मान लो यहाँ पे, और इसके अंदर आपने किसी स्फेरिकल बॉल को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। अब बॉल इसके अंदर जा रही है, मान लो बॉल यहाँ पे है अभी फिलहाल यहाँ पे, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे पहले वो बताओ, कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं? तो पहला जो फोर्स इस पे लग रहा होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर है, इसका मतलब इसके ऊपर बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है v रो इनटू g। v मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और g मतलब
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा क्योंकि फ्लूइड के अंदर ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है अभी, ये पानी के अंदर आपने बॉडी को छोड़ा तो ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रही है नीचे तो इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, है ना, एफ वी लिख देता हूं उसको मैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। ये फोर्सेज इसके ऊपर लग रहे हैं, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जा रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो ये v पे डिपेंड करता है ना, जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फ्लूइड के अंदर स्पीड बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ लगने वाला ये जो विस्कस फोर्स है ये बढ़ता जाएगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ऊपर की तरफ लगने वाले दोनों फोर्स ऐड होके इस mg को कैंसिल कर देंगे, यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, नेट फोर्स हो गया जीरो। और जब नेट फोर्स ही जीरो हो गया तो क्या बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आएगा, नहीं। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो चुका है। तो तब तक ये जितनी वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी बॉडी, उसी वेलोसिटी से अब ये कांस्टेंट रफ्तार से नीचे गिर रही होगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कितनी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि अब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी है, इसको मैं vt लिख देता हूं वेलोसिटी को, और अभी इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो होगा 6 पाई ईटा आर vt के बराबर, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी है, इसका मतलब ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स आपस में बैलेंस हो चुके हैं। तो मैं लिख देता हूं ऊपर लगने वाले फोर्स यानी कि v रो जी प्लस अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स, ये दोनों मिलके किसको कैंसिल कर रहे होंगे, mg को कैंसिल कर रहे होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, v रो इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। मान लो इस बॉडी की डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू वी लिख देते हैं इसको। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो बॉडी का वॉल्यूम v है और डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू वी को हम m बोल सकते हैं। तो m को हम सिग्मा इंटू वी लिख देंगे इंटू जी। हमको vt कैलकुलेट करना है, तो ये वाली टर्म इधर रखो, बाकी ये इधर ले जाओ। तो 6 पाई ईटा आर vt इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो इसमें देखो v और g तो आ गया कॉमन, इधर सिग्मा है और ये इधर आके माइनस हो गया तो माइनस रो लिख देंगे इसको। बाकी चीजें हमने कॉमन ले ली। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, vt इक्वल टू क्या आएगा, तो vg डिवाइडेड बाई ये सब नीचे ले आओ 6 पाई ईटा आर, ठीक है, इनटू सिग्मा माइनस रो। वैसे तो फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन हमको कई बार क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी की रेडियस गिवन होती है, इस बॉडी की रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की टर्म्स में ये फॉर्मूला लिखना होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6 पाई ईटा आर इंटू सिग्मा माइनस रो। अब इसको सॉल्व कर दो, यही अपना फाइनल आंसर है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। पाई तो उड़ा देंगे, ये 4/3 है और नीचे 6 है, तो ये 4/18 बन गया, मतलब तो ये बनेगा 2/9। एक आर क्यूब है और ऊपर और नीचे आर है, तो ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर होगा इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो। ये है अपना फाइनल आंसर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास आ गया। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, तो अपने काम का तो ये फॉर्मूला ही है, ये याद रखेंगे। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। पैराशूट से जब भी कोई जंप करता है ना, पैराशूट लेके एरोप्लेन से जब भी कोई जंप करेगा तो कुछ देर के लिए तो उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एक और एग्जांपल है, बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदी जब नीचे गिर रही होती है, तो बादलों से जब बारिश की बूंद नीचे गिरेगी तब उसकी स्पीड एक लिमिट तक बढ़ेगी। अब क्योंकि वो एयर के अंदर मूव कर रही होती है, तो एयर भी एक फ्लूइड है, तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है, और उसकी वजह से वो जो बूंद है उसकी एक लिमिट तक स्पीड बढ़ती है, और उसके बाद में वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, और उसके बाद में उसी कांस्टेंट रफ्तार से वो नीचे गिरती है, उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती तो जब भी हम बारिश में निकलते हमको वो बूंदे बहुत तेजी से लगती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बूंदे हैं वो एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है, इतना हार्मफुल नहीं होती अपने लिए।
तो एयर की वजह से ऐसा होगा वो। ठीक है।